हम लोग ट्रैवल वोकेबलरीज के बारे में सीखेंगे। तो एक क्विक ग्लैंस की ट्रैवल वोकेबलरीज क्या होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, री इशू क्या होता है, नो शो, टिकटिंग, पीएनआर, एलसीसी, वॉइड, आरबीडी, ओएसआईपी, लेग्स और बेसिक चीज़ें हैं। पर्ज जो है वो क्या होता है। हम क्विक इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। अगर आप ट्रैवल इंडस्ट्री से नहीं हो तो ये जो जनरल लिंगोज या वोकेबलरी होती है ये एयरलाइन इंडस्ट्री में यूज़ होती है। अगर आप ये समझ गए और आप बेसिक्स ऑफ ट्रैवल आपने देख लिया तो 60% आपका एयरलाइन इंडस्ट्री के रिगार्डिंग बेसिक्स आपका ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। सिर्फ जीडीएस आपका बाकी रहेगा। जीडीएस जो है, हम एक ट्रैवल वोकेबलरी, स्टेटस और थोड़े बहुत बेसिक एक्रोनिम्स के बाद हम स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में। ऑन दिस वीडियो विल जस्ट स्टार्ट विथ ट्रैवल। वोकेबलरीज और ट्रैवल वोकेबलरीज, जैसा कि मैंने कहा था बेसिक वाले कोर्सेज में भी आपने चेक किया रहेगा। ट्रैवल वोकेबलरी में हम जानेंगे कि जो बेसिक टर्म्स होते हैं जो कि ट्रैवल इंडस्ट्री में वो क्या होता है। पहला है री इशू। री इशू मतलब चेंज, चेंज और अपडेट। जैसे हमारी बुकिंग्स होती है, अगर उसमें कोई भी चेंजेस हुए, माना जैसे मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हैं बम्बई से दिल्ली और उस टिकट को आपने चेंज कर दिया है किसी और डेट के लिए, तो उसे हम कहेंगे री इशू की। सेम टिकट को हमने एक बार वापस इशू किया है, तो इट्स कॉल्ड चेंज टू व्हेन द टिकट डज नॉट बी री इशूड, और अपडेट व्हेन द यूज्ड टिकट डज नॉट नीड री इशूड। ठीक है, इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे, बस ये समझिएगा कि री इशू इज़ काइंड ऑफ अ री बुकिंग। डीप में हम और समझेंगे आगे जाके। नो शो। नो शो मतलब क्या होता है? नो शो मतलब होता है यू डिड नॉट शो अप फॉर द फ्लाइट। तो मान लीजिए कि आपकी फ़्लाइट थी 12 बजे की, और आप एयरपोर्ट पहुंचे हैं 11:30 बजे। तब तक आप एयरपोर्ट पहुंचे, तब तक गेट बंद हो गया, और गेट बंद हो चुका है, और जो कि एयरलाइन है उन्होंने आपको मार्क कर दिया कि ये बंदा नो शो है, मतलब ये शो अप नहीं हुआ अपनी फ़्लाइट के लिए, तो उसे हम नो शो कहेंगे। पीएनआर। पीएनआर क्या होता है? पीएनआर इज़ हमारा बुकिंग रेफरेंस नंबर, जिसका मतलब ये अब यूनिक होता है हम हर टिकट का। तो एक पीएनआर पे एक से ज़्यादा पैसेंजर हो सकते हैं, बट ये ओवरऑल जो टिकट है आपकी एयरलाइन की उसे हम पीएनआर कहेंगे। तो ये रेफरेंस नंबर यूनिक होता है। तो आपका और मेरा, और मतलब आप ही अगर एक दिन ट्रैवल कर रहे हो और अगले दिन कोई और फ्लाइट सेटल कर, तो आपका पीएनआर हर टिकट के लिए अलग होगा। और ये पीएनआर हो सकता है कि एक पीएनआर पे काफ़ी मल्टी पैसेंजर और मल्टी ट्रिप हो, क्योंकि आप कभी कभी राउंड ट्रिप भी बुक कर सकते हैं। तो राउंड ट्रिप बुक कर रहे हो तो सेम पीएनआर पे बुक करेंगे। तो उससे क्या होता है कि जो एयरलाइन है उनके पास आपका रिटर्न का भी आइटिनरी है, मतलब कि आप मान लीजिए मुंबई से दिल्ली जा रहे थे और दिल्ली से वापस आ रहे थे अगले दिन, तो अब सेम पीएनआर पे है, तो इससे क्या हो जाएगा कि एयरलाइन को मालूम पड़ जाएगा, अरे इनका तो रिटर्न फ्लाइट भी है, तो उससे शायद आपको डिस्काउंट्स वगैरह भी मिल जाए। वो एयरलाइन पे पॉलिसीज़ पे डिपेंड करेगा, बट यस ओवरऑल राउंड ट्रिप आपको ज़्यादा सस्ता पड़ेगा अगर एक सिंगल पीएनआर। अगर दो पीएनआर है तो मान लीजिए आप कैंसिल भी कर रहे हो, जैसे आप टिकट नॉर्मली कैंसिल करते हैं, जो कि हम आगे सीखेंगे। तो आपको अगर कैंसिल करना है तो पूरा टिकट कैंसिल करना पड़ेगा अगर राउंड ट्रिप बुक कर रहे हो। अगर लेकिन दो अलग अलग पीएनआर है, बम्बई दिल्ली के लिए एक पीएनआर है और दिल्ली बम्बई रिटर्न के लिए अलग पीएनआर है, तो आप एक साइड का कैंसिल कर सकते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है नोट करने के लिए। इसके बाद है टिकटिंग। और टिकटिंग मतलब टिकट, द टिकटिंग इज़ बेसिकली द डिपार्टमेंट। तो अभी जैसे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं मोस्टली क्योंकि जो एमिडेस हम अभी यूज़ कर रहे हैं वो टिकटिंग डिपार्टमेंट के हिसाब से है। तो द डिपार्टमेंट दैट विल अपडेट योर टिकट, बेसिकली हाँ, ये जो डिपार्टमेंट जो है ट्रैवल एजेंसी एयरलाइन होती है, ये टिकट्स में चेंजेस कैंसलेशन मैनेज करती है, तो उसे टिकटिंग डिपार्टमेंट या रिजर्वेशन डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं। ब्लैकआउट डेट्स। ब्लैकआउट डेट्स क्या होता है कि कुछ डेट्स होती है कुछ एयरलाइंस की जिस दिन वो ट्रैवल नहीं करते हैं, या फिर उस दिन वो उस पर्टिकुलर फ्लाइट ऑपरेट नहीं करती है, तो उस डेट्स को हम ब्लैकआउट कहते हैं। बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड होता है। स्टॉप ओवर। यू विल हैव एक्स आवर टू स्टॉप इन द डेस्टिनेशन। मान लीजिए आप जा रहे हैं मुंबई से दिल्ली और फिर दिल्ली से बैंगलोर, ठीक है। आपके क्योंकि आपको डायरेक्ट मुंबई से बैंगलोर फ्लाइट नहीं मिली, तो अभी आपका स्टॉप ओवर इसमें कहाँ हुआ? परफेक्ट, आपका स्टॉप ओवर हुआ दिल्ली में।
आरबीडी और बुकिंग क्लास, द बुकिंग क्लास कैटेगरी ऑफ योर टिकट और द ट्रैवलिंग क्लास कैटेगरी ऑफ योर टिकट। तो कैसा होता है कि हर एयरलाइन की ना यूनिक आरबीडी होती है। आरबीडी क्या होती है, इसमें हम थोड़ा और डीप जानेंगे आगे वीडियो में, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता देता हूँ कि एक फ़्लाइट पे हर एक पैसेंजर जो है उसने ना अलग प्राइस भरा रहेगा, डिपेंडिंग कि उसने कब टिकट ख़रीदा है, कौन से क्लास में ख़रीदा है और कितने लोगों के लिए, और बहुत सारी चीज़ें। तो मान लीजिए कि सेम मुंबई दिल्ली का एग्जांपल लेंगे। मैंने फ़्लाइट बुक किया 3 महीना पहले, ऑब्वियसली मुझे सस्ता मिलेगा। लेकिन आपने बुक किया 2 दिन पहले ही, तो आपको सेम सीट, हम दोनों बाजू में ही बैठे मान लो, बट सेम फ्लाइट, सेम सीट, सेम डेट, आपको अलग प्राइस मिलेगा, मेरे को अलग प्राइस मिलेगा। तो ये क्यों अलग मिल रहा है? बिकॉज ऑफ आरबीटी। कैरियर, कैरियर मतलब जो आपका मतलब जो आपकी फ़्लाई करेगी। तो एयरलाइन में क्या होता है, कभी कभी आप जिस फ़्लाइट से आप ट्रैवल कर रहे हो वो अलग फ़्लाइट होगी, और जिससे आपने बुकिंग बनाई थी वो अलग होगी। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ, यस, कोड शेयर इंटरलाइन। अगेन, अगर आपने मेरा बेसिक्स ऑफ ट्रैवल वीडियो देखा है तो उसमें मैंने कोड शेयर और इंटरलाइन के बारे में आप बात की होगी। तो कोड शेयर बेसिकली, अगर आपने नहीं देखा है तो बेसिक आपको एक आइडिया देता हूँ कि इसमें एयरलाइंस का एग्रीमेंट होता है, जिससे क्या मालूम पड़ता है कि अगर मान लीजिए आप बम्बई से दिल्ली जा रहे थे और दिल्ली से सऊदी के लिए एयर इंडिया के पास फ़्लाइट नहीं थी, तो उन्होंने सऊदी एयरलाइंस में दे दी, जस्ट एन एग्जांपल। तो उसमें क्या हुआ कि आपने बुक तो एयर इंडिया से किया, लेकिन आपके आगे की ट्रैवल जो है आपको लेके जा रही सऊदी एयरलाइन, क्योंकि इनका एग्रीमेंट था। लेकिन इसमें आपका अभी ऑपरेटिंग कैरियर कौन सा है, मतलब कौन आपको ऑपरेट कर रहा है दिल्ली से सऊदी? सऊदी एयरलाइंस। बट आपका बुकिंग कैरियर कौन है? बुकिंग कैरियर है आपका एयर इंडिया। वॉइड, वॉइड एयरलाइंस या ट्रैवल एजेंसी के पास है ना एक ऑप्शन होता है कैंसिल। नहीं, कैंसिल और वॉइड में काफ़ी अंतर है। तो कैंसिल में बहुत सारे मतलब स्टेप्स होते हैं, तो कैंसिलेशन के भी टाइप्स होते हैं, उसमें हम बात करेंगे आगे चल के। बट बेसिकली वॉइड क्या होता है कि आपने गलती से शायद बुकिंग बना दी, अरे यार मैं 2024 ले रहा था, या 2024 से 2025 डाल दिया, या फिर मैं नाम गलत टाइप कर दिया बुकिंग करते हो। तो ये सब चीज़ें कंसिडर करते हुए जीडीएस में एक ऑप्शन होता है वॉइड। उसमें क्या ऑप्शन है कि आप जो आपका टिकट है वो बुक बनाने के तुरंत, मतलब तुरंत यानी विद इन 24 आवर्स, और कोई कोई एयरलाइन का या फिर ट्रैवल एजेंसी की अलग पॉलिसीज़ भी होती है, बट जनरली विद इन 24 आवर्स उसे आप वॉइड मार सकते हैं। वॉइड से क्या होता है, वो कैंसिल नहीं हुआ, बेसिकली वो बुकिंग बनी ही नहीं। वो जीडीएस में मतलब वो अगर ट्रैवल एजेंसी, तो वो इशू ही नहीं हुआ, मतलब हमने एयरलाइन को दिया ही नहीं, वॉइड मार दिया उसे। तो अगर आपने कभी अचानक बुकिंग बनाई और कुछ अगर मिस्टेक हो जाएगा, तो आप वो अगर ज़रूर वॉइड पॉलिसी चेक करिएगा, एयरलाइन का भी और ट्रैवल एजेंसी का भी। या फिर आप बुकिंग बनाने के पहले अगर आप कभी बुकिंग बनाओगे भी, तो हमेशा वॉइड पॉलिसी चेक करना ज़रूरी है कि आप वॉइड कर सकते हो अगर कोई एरर हो गया, तो काफ़ी हेल्पफुल होता है और काफ़ी लाखों का आप नुकसान होने से बच सकते हो वॉइड की वजह से। क्योंकि इसके अगर एक पीरियड जैसे 24 घंटे के बाद आप कैंसिल करोगे, तो फिर आपको पेनल्टी लगती है कैंसिलेशन एयरलाइन की, और इंटरनेशनल ट्रेवल्स में तो लाखों की पेनल्टी आपको लग सकती है। नॉन रिफंडेबल, और non-refundable is not a jargon, it's commonly used everywhere, so I would say keep this otherwise not eligible for a refund। हाँ, मतलब इसमें कुछ है नहीं, बस भाई नहीं मिलेगा पैसे वापस। तो अगेन, मान लीजिए आपने टिकट, जैसे मैंने कहा वॉइड विंडो में आपने कैंसिल कर दिया, अगर वॉइड रिफंड में नहीं है, और लोग क्या करते हैं, सस्ता टिकट बुक करते हैं। सस्ते टिकट के चक्कर में, सस्ता टिकट बुक करने के चक्कर में आपने नॉन रिफंडेबल टिकट बुक कर ली और मिस्टेक हो गई। तो अब इससे क्या होगा, बेसिकली आपने गलत टिकट बुक कर दी है, और अब वो रिफ़ंड भी नहीं मिलेगा आपको, आप कैंसिल कर लो। उसमें भी कोई बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, जैसे आप क्यों कैंसिल कर रहे हैं, उसमें थोड़ा ज़्यादा भी डीप नहीं जाएंगे, बट नॉन रिफंडेबल का यही मतलब होता है। कोड शेयर आ रहे अगेन, कोड शेयर मैंने आपको जैसे बताया कि दो एयरलाइंस के बीच में एग्रीमेंट होता है कि अगर मैं यहाँ नहीं फ्लाई कर रहा तो तू कर ले भाई, पार्टनरशिप कह सकते हैं।
फेयर बेसिस। जैसे आरबीडी हर आपके मतलब अलग अलग रहता है, सीट के प्राइसिंग के हिसाब से कब आप बुक करें उसके बेसिस पे आरबीडीज रहती है, बुकिंग क्लास रहती है। उसी तरह हर एक आप जो बुकिंग बनाओगे आपका एक स्पेशल कैटेगरी रहता है जिसे हम फेयर बेसिस कहते हैं। वो फेयर बेसिस से हमारा क्या बेनिफिट होगा कि हमें मालूम पड़ेगा कि ये टिकट का पर्टिकुलर, ये टिकट के ये पीएनआर के और यही पैसेंजर के ये सेक्टर काफ़ी स्पेसिफिक है, उसका क्या फेयर बेसिस है, और उस फेयर बेसिस से हम उसका फेयर रूल्स निकाल पाएंगे। फेयर रूल्स क्या होता है वो आगे देखेंगे, बट फेयर रूल्स बेसिकली यही होता है कि उसमें जनरल एयरलाइन के रूल्स लिखे होते हैं कि भाई ये टिकट नॉन रिफंडेबल है क्या, ये रिफंडेबल है क्या, ये वॉइड है क्या, मेडिकल बेसिस पे कैंसिलेशन, सारी चीज़ें जो भी पेनल्टी रिलेटेड होती है वो आपको मिलेगी। उसके लिए हमें फेयर बेसिस चाहिए। ये कहाँ ढूंढेंगे हम आगे चेक करेंगे, आपको बताएंगे। एलसीसी, एलसीसी मतलब लो कॉस्ट कैरियर, बजट एयरलाइंस आप कह सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिगो, इंडिगो इज़ अ लो कॉस्ट कैरियर। तो लो कॉस्ट कैरियर से क्या हमें हमें क्या लेना देना, कोई वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल लो कॉस्ट कैरियर जेडीएस यूज़ ही नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि ये अगेन लो कॉस्ट कैरियर है, और ज़्यादातर लो कॉस्ट कैरियर जो होती है जैसे कि इंडिगो, इनकी टिकट्स काफ़ी नॉन रिफंडेबल रहती है, और इनकी पॉलिसीज़ वगैरह मतलब हर चीज़ का चार्जेस होते हैं जो कि नॉर्मल अब जीडीएस वाली एयरलाइंस जो है उनमें नहीं होते कंपैरेटिवली। इंटरलाइन एग्रीमेंट अगेन, जस्ट लाइक कोड शेयर इंटरलाइन, देर इज़ एग्रीमेंट बिटवीन टू एयरलाइंस कि भाई मैं नहीं फ्लाई कर रहा तू फ्लाई कर ले। कोड शेयर और इंटरलाइन में थोड़ा और डीप अगर आपको जानना है तो आप बेसिक कोर्स वाला देख सकते हैं। मेरिट सेगमेंट, तो मेरिट सेगमेंट बेसिकली समझिए, बम्बई से आप दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली से सऊदी, और आपने टिकट खरीदी और आपको अभी कैंसिल करना है बम्बई दिल्ली, कि नहीं भाई मैं तो एक काम में दिल्ली में ही हूँ, एक काम करता हूँ मैं सीधा दिल्ली से फ़्लाइट ले लूँगा सऊदी के लिए। तो ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपका जो सेगमेंट है वो मैरिड है, तो अगर आप एक कैंसिल करोगे बम्बई से दिल्ली तो आपका दूसरा भी होगा, क्योंकि हमने बुकिंग ही इस तरीके से बनाई है कि अगर आपको कैंसिल या चेंज करना है बम्बई से सऊदी के बीच में कोई भी फ़्लाइट, चाहे बम्बई से दिल्ली करना है या दिल्ली से सऊदी, ये दोनों सेगमेंट जो है वो मैरिड है, तो इनमें अगर चेंज या कैंसिलेशन होगा एक पे तो दूसरे पे भी लागू होगा, या तो नहीं होगा। मिनिमम स्टे, मिनिमम स्टे एयरलाइंस में मतलब होता है कि आपने बुक किया एंड कस्टमर मिक्स्ड चेंज, द एजेंट बाय डिफ़ॉल्ट वुड गिव द नेक्स्ट प्राइस ऑप्शन दैट डिडंट मैक्स द मिनिमम स्टे। मिनिमम स्टे मतलब हर अ, जैसे आप मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से सऊदी जा रहे हैं, तो जब आप ट्रैवल करते हो तो आपको एयरपोर्ट में प्लेन चेंज करना पड़ेगा, राइट। दिल्ली में आप मतलब पहले फ़्लाइट से उतरेंगे, अपना बैग कलेक्ट करेंगे, फिर वापस चेक इन करेंगे, इमिग्रेशन क्लियर करेंगे, और उसके बाद आप जाएंगे। तो उस ये पूरे प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसके लिए ना एक टाइम पीरियड हमने दिया, उसको हम मिनिमम स्टे कहते हैं, कि इतना तो टाइम चाहिए, एमसीटी मिनिमम कनेक्शन टाइम हम उसे कह सकते हैं, ठीक है। तो इतना हम वो एक मिनिमम टाइम है कि अगर समझिए आधा एक घंटा है और मतलब नेक्स्ट फ्लाइट आधे घंटे में, तो मोस्ट शायद पॉसिबल ना हो, तो इसलिए मिनिमम स्टे हमें देखना पड़ता है कि दो फ्लाइट के बीच में कितना है। और मैक्सिमम स्टे would this term would not come up if the customer wants to make a change. The agent by default would give the next price option in the maximum requirement. हम्म। तो एक्चुअली मिनिमम स्टे और मैक्सिमम स्टे में क्या है कि आप पैसेंजर से बात कर रहे हो और पैसेंजर बुकिंग आपसे पूछ रहा है, तो उसको आप पूछ सकते हो कि आपको सर मिनिमम कितने दिन आपको रुकना है। जैसे वो बोल रहे थे भाई सऊदी के लिए फ़्लाइट बुक कर दो, तो और रिटर्न है ना 2 दिन में कर देना मुझे, तो उनका मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट है स्टे का बिटवीन टू फ्लाइट्स 2 दिन, है ना, वो सऊदी जाएंगे 2 दिन बाद वापस आएंगे। मैक्सिमम स्टे में भी सेम चीज़ है। मैक्सिमम स्टे में वो कह रहे हैं कि मुझे कम से कम तो 7 दिन रुकना है, मैंने बुकिंग उस हिसाब से बनाई है। नेक्स्ट इज़ ओपन जॉ। तो मिनिमम एक्चुअली मिनिमम स्टे और मैक्सिमम स्टे तो आपको समझ ही गया होगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। अभी ओपन जॉ जो है इसका मतलब क्या होता है बेसिक आपको टर्म्स में समझाऊंगा, बट हम जब एक्चुअल पीएनआर यानी आइटिनरी देखेंगे तब आपको डीप में समझेगा। बेसिकली ओपन जॉ में क्या होता है कि पैसेंजर मान लो ट्रैवल कर रहा है बॉम्बे से
और दिल्ली से बॉम्बे, ठीक है, दिल्ली से बॉम्बे आया और वो वापस जा रहा है पुणे से दिल्ली। अरे ये क्या हुआ, इसका मतलब एक सेकंड को, आया वो दिल्ली से बॉम्बे, लेकिन हो सकता है उसको कुछ काम था और वो मुंबई से वापस नहीं जा रहा है, उसको शायद पूना में काम था और वो पूना से बाई रोड या कोई और तरीके से ट्रैवल कर रहा है, वी डोंट नो, बट उसका रिटर्न कहीं और से। तो उसको हम कहेंगे ओपन जॉब। बेसिकली जो नॉर्मल फ्लाइट्स होते हैं, जब भी आप ट्रैवल करोगे इंटरनेशनली या फिर जो भी पैसेंजर ट्रैवल करेंगे, वो ए डेस्टिनेशन से, जैसे बॉम्बे से जाएंगे, जैसे थाईलैंड जा रहे हैं तो बॉम्बे से थाईलैंड और थाईलैंड से वापस बॉम्बे, ऐसे ही होता है। बट कभी कभी क्या होता है कि पैसेंजर्स जो है वो कहीं और से ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं, और जो बीच का उनका ट्रैवल है, थाईलैंड की जगह वो बाली से वापस आ रहे हैं, तो वो शायद वो बस से, ट्रेन से या कोई और फ्लाइट से भी कर सकते हैं, उनकी मर्जी। तो इसको खाली हम ओपन जॉब बोलते हैं, जिसमें वापस आने का डेस्टिनेशन चेंज हो जाता है। तो इस केसेस में हम लोग एक और एक चीज़ करते हैं, आउट जब ओपन जॉ रहता है, हम एक है ना सेगमेंट डालते हैं जिसको बोलते हैं ARNK, आरांक, जो कि है वो अभी आगे सीखेंगे। OSI, OSI यानी एडिशनल डिटेल्स नोटेड एंड इंस्ट्रक्शन। क्या होता है, कभी कभी हमें कुछ चीज़ें मेंशन करनी पड़ती है पैसेंजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि पैसेंजर नीड एक्स्ट्रा लेग रूम सीट, हिज हैज़ इंजर्ड, एनीथिंग, मतलब वो खाली एक एग्जांपल दे रहा हूँ जिसमें एडिशनल डिटेल्स जो कि नॉर्मल आइटिनरी की डिटेल्स में नहीं आ सकते हैं, कि पैसेंजर इज विद अ चाइल्ड, एनीथिंग, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ऐसा कुछ भी हो, बहुत सारे सिनेरियो है। तो खाली उस इंफॉर्मेशन को हमें हमें देना है एयरलाइन को, एज अ ट्रैवल एजेंट हमें एयरलाइन को देना है, या फिर एज अ एयरलाइन ही इंटरनली उन्हें, मतलब अपनी टिकटिंग टीम को, अपने चेक इन स्टाफ जो कि एयरपोर्ट चेक इन स्टाफ है उनको देना है, या फिर जो भी है, मतलब जो भी स्टाफ है। तो उसके लिए OSI हम यूज़ करते हैं, जो कि एक सेगमेंट होती है जहाँ पे हम एडिशनल डिटेल्स टाइप कर सकते हैं, लाइक अ नोट पैड। SSR स्टैंड्स फॉर स्पेशल सर्विस रिक्वेस्ट। इसमें मोस्टली तीन चीज़ें आती है SSR में, और जो कि स्पेशल सर्विस रिक्वेस्ट में, दैट दैट इज़ बैगेज, मील्स एंड सीटिंग। मोस्टली यही तीन रहते हैं, इसके अलावा भी है बहुत सारी है, जैसे व्हील चेयर वगैरह भी है। SSR जो है लाइन, उसको भी हम कभी कभी एज अ OSI फील्ड यूज़ करते हैं, मतलब हम रिमार्क जो है वो SSR फील्ड में डाल देते, जैसे नोट्स वाला सेम तरीके से जैसे OSI में डाल रहे थे, कि भाई पैसेंजर ने सीट बुक किया, और पैसेंजर ने सीट इसलिए बुक किया क्योंकि उसका भाई लेग इंजर्ड है। और मतलब अगर जैसे आपने बैगेज या ऐसे एक्स्ट्रा बैगेज उन्होंने कभी लिया, परचेज करते कभी कभी, जो अलाउंस से ज़्यादा नहीं है, खाली चेक करने के लिए कि कहाँ पे है, वो हमें कहाँ दिखेगा, बैगेज, मील्स और सीटिंग, SSR फील्ड में। पेनल्टी, पेनल्टी सिंपल है, जो एयरनेल पेनल्टी मार रही है, मान लीजिए आप कैंसिल कर रहे हैं, तो कैंसिल करने के लिए क्या कैंसिलेशन चार्ज रहेंगे, वो आपकी पेनल्टी हो जाती है। ये आपको कहाँ मिलेगी, फेयर रूल्स में। पेनल्टी और भी चीज़ों के लिए हो सकती है, चेंज के लिए हो सकती है, रीबुकिंग के लिए हो सकती है, कैंसिलेशन के लिए हो सकती है। तो उस चार्ज को हम पेनल्टी कहेंगे। कंपोनेंट्स, पार्ट ऑफ द सम सेगमेंट, समथिंग। और फ्लाइट्स में क्या होता है कि हम जो फ्लाइट जो आइटिनरी होती है उसको हम डिवाइड करते हैं अलग अलग डेस्टिनेशन वाइज। तो मान लीजिए कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ फ्रॉम पॉइंट A टू बी। अब A to B है, और मान लीजिए A to B जैसे कि बॉम्बे दिल्ली हो गया, और उसमें बॉम्बे दिल्ली में मेरा बीच में एक फ़्लाइट है कि मैं बॉम्बे दिल्ली डायरेक्ट नहीं आ रहा हूँ, बीच में पुणे से वापस आ रहा हूँ। तो वो जो एक पूरा सेट हो गया, माना कि दो फ्लाइट ले रहा हूँ, बॉम्बे से पुणे फिर पुणे से दिल्ली, बट वो उसको ज्वाइन करने के लिए हमने उसको एक कंपोनेंट बनाया कि भाई उसका फ़्लाइट का ये कंपोनेंट है, ये इसमें चेंज करना है। तो इस केस में ये मेरिट सेगमेंट भी होगा एक तरीके से, क्योंकि अगर एक चेंज करेंगे तो दूसरा भी चेंज करना पड़ेगा, वन वे जर्नी हो गई उसका। तो उसे हम कंपोनेंट कहते हैं। रेड आई फ्लाइट, रात में जो फ्लाइट रहती है वो मोस्टली 12 से 4 के बीच में, उसे हम रेड आई फ्लाइट कहते हैं। इसका कोई खास रीज़न नहीं है, बस ये है कि रात में अगर आप जागोगे तो यू विल हैव रेड आइज, तुम बेसिक रीज़न है।
फेयर रूल्स। फेयर रूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फेयर रूल्स यानी एयरलाइन रूल्स। एयरलाइन रूल्स कहाँ पे लिखी होती है? फेयर रूल्स में। और फेयर रूल्स में आप सबसे ज़रूरी हम चेक करते हैं पेनल्टी, जो कि हमें जिसमें हमें मालूम पड़ेगा क्या उसका चेंज अलाउड है नहीं अलाउड है, रिफंडेबल है नॉन रिफंडेबल है। सारी डिटेल्स हमें फेयर रूल्स में मिलेगी। हर टिकट बुक करते वक्त और इशू करते वक्त या फिर री इशू करते वक्त हम फेयर रूल्स चेक करेंगे। नेक्स्ट जो है सेगमेंट। सेगमेंट यानी फर्स्ट, जैसे कि मैंने कहा बॉम्बे दिल्ली है और दिल्ली बॉम्बे है और रिटर्न फ्लाइट। तो उसका फर्स्ट सेगमेंट है बॉम्बे दिल्ली, सेकंड सेगमेंट है दिल्ली बॉम्बे। हम आइटिनरी को हमेशा सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे, उससे हमें आइडिया लग सकता है कि कहाँ वाली फ़्लाइट है, क्योंकि एक काफ़ी सारे सेगमेंट्स भी हो सकते हैं। एक पैसेंजर के 10 सेगमेंट भी हो सकते हैं और सिंगल सेगमेंट भी हो सकता है, जिसे हम वन वे जर्नी कहेंगे। अब लेग्स है द स्पेसिफिक फ्लाइट दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर ट्रिप। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि अभी हाँ माना है कि मेरा एक ही साइड में ट्रैवल कर रहा हूँ, जैसे बम्बई से मैं सऊदी ट्रैवल कर रहा हूँ बट दिल्ली से कनेक्टिंग है। तो मेरा फर्स्ट लेग जो है, फर्स्ट लेग में जिसे कहूँगा सेम चीज़ जो हम कंपोनेंट ऑफ मेरा जो फर्स्ट सेगमेंट लेग है वो है बॉम्बे दिल्ली, दिल्ली सऊदी। तो हम उसे इस तरीके से भी, या फिर मैं बोल सकता हूँ मेरा फर्स्ट लेग ये बॉम्बे सऊदी है, डायरेक्ट ही बोल दूंगा, बीच के बोलने की ज़रूरत ही नहीं। और नेक्स्ट लेग जैसे राउंड अगर वापस आ रहा हूँ मैं वैसे ही कनेक्टिंग से सऊदी दिल्ली, दिल्ली बॉम्बे, तो मैं दूंगा कि मेरा नेक्स्ट लेग है सऊदी से बॉम्बे। इनबाउंड और आउटबाउंड बहुत सिंपल है। अगर मैं जा रहा हूँ तो आउटबाउंड है, जा रहा हूँ तो आउटबाउंड है। प्लीज़ याद रखिएगा, काफ़ी लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं। अरे यार आउटबाउंड मतलब तो बाहर आउट से वापस आया ना, नहीं। आउट मतलब भाई तुम निकले हो। आउट मतलब तुमने फ्लाइट स्टार्ट जहाँ से किया, शुरुआत, फर्स्ट फ्लाइट इज़ आउटबाउंड। वापस आया तो इनबाउंड है। इन मतलब वापस आया। यस, इस पे ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल है, आउटबाउंड मतलब डिपार्ट हो रहा है, इनबाउंड मतलब रिटर्न आ रहा है। अलायंसेस, सो जैसे कि कोड शेयर और मैंने आपको बताया कोड शेयर और इंटरलाइन एग्रीमेंट है। तो वैसे ही काफ़ी एयरलाइंस की ना पार्टनरशिप या अलायंस होती है। वन ऑफ द एग्जांपल आई वुड से स्टार अलायंस, जिसमें काफ़ी सारी एयरलाइंस है, या फिर वन वर्ल्ड ले ले। ऐसी एक्चुअली टॉप 2-3 अलायंसेस है। तो जिसमें क्या होता है कि बहुत सारी एयरलाइन है ना, उन्होंने अलायंस बना के रखा है। एक तरीके से कम्युनिटी, या फिर आप कह सकते हैं एक तरीके से यूनियन टाइप है इनका। तो उसमें क्या होता है, अलायंस में एक दूसरे की काफ़ी चीज़ों में हेल्प करते हैं। जैसे फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम हो गया। फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम वो होता है जब आप फ्लाई कर रहे हो और आपको माइल्स मिलते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं बेसिकली। जितने मैंने इतना 100 किलोमीटर फ्लाई किया तो मेरे को 100 पॉइंट मिल गए। अब मैं उस पॉइंट को यूज़ कर सकता हूँ बुकिंग में, पैसे के जैसे, बट खाली फ़्लाइट पे। तो अभी वो हो सकता है कि मैं एयर इंडिया की फ़्लाई किया और मेरे को पॉइंट्स एयर इंडिया में मिले, लेकिन वो पॉइंट्स मैं फिर कहीं और नहीं यूज़ कर पाऊँगा। लेकिन अगर वो एयरलाइन अलायंस में है तो मैं यूज़ कर पाऊँगा। तो अलायंस का एक ये फ़ायदा होता है। दूसरा, और भी काफ़ी फ़ायदे होते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि कोड शेयर एक एग्रीमेंट हो गया कि अरे यार मैं यहाँ नहीं फ्लाई कर रहा हूँ, मेरी अलायंस वाली कर रही है, उसका टिकट दे देता हूँ। अम, और ये बैगेज वगैरह भी ट्रांसफ़र हो जाता है, आपको काफ़ी बार बैगेज नहीं निकालना पड़ता है और वापस चेक इन नहीं करना पड़ता अगर कहीं बीच में आपका ट्रांजिट हो तो। इसके अलावा भी है, जैसे आप प्लेन वगैरह भी एक दूसरे को ये शेयर कर देते हैं इन केस मेरे पास फ़्लाइट नहीं है तो आप देखिए कभी कभी ऐसा भी हुआ कि आप देख रहे हैं कि आप फ्लाई कर रहे हैं एयर इंडिया से, बट फ़्लाइट आई कोई और अलग एयरलाइन की। इस क्यों आई है? क्योंकि उनका पार्टनरशिप था तो उन्होंने अपनी फ़्लाइट दे दी। और उस पर ना अगर जब वो इस तरीके से फ़्लाइट देंगे तो उस पर अलायंस का नाम लिख के आएगा, वेव कोड। और या वेवर कोड। वेवर कोड इज़ बेसिकली, मान लीजिए कि फ्लड आ गया एयरपोर्ट पे। अरे फ्लड आ गया तो अब तो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, और ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई, फ़्लाइट कैंसिल हो गई और आपको चाहिए फुल रिफंड, आपकी तो मिलती है नहीं। आपने एयरलाइन ट्रैवल एजेंट को कॉल किया, ट्रैवल एजेंट बोल रहा है कि हाँ कैंसिल, फ्लड आ गया, आप सही तो बोल रहे हैं बट हमारे पास वेवर कोड नहीं है। बोले वेवर कोड क्या होता है? बोले आपको वो एयरलाइन हम देगी, तो आप एयरलाइन को कांटेक्ट करोगे, एयरलाइन ने एक कोड दिया है। बेसिकली ये कोड आप यूज़ कर सकते हैं ट्रैवल एजेंट, और ये कोड डालना पड़ता है हमें वो अपने
जीडीएस में, उससे क्या होगा कि हम वेव कर सकते हैं वो पेनल्टी, जो हम नहीं तो नॉर्मल केस में अगर आप कैंसिल कर दे तो पेनल्टी लगेगी, लेकिन वेवर कोड यूज़ करने के बाद हम ये पेनल्टी वेव ऑफ कर देंगे। बट उसके लिए वो कोड चाहिए, और वो कोड स्पेसिफिकली एयरलाइन ही डिज़ाइन करता है। अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी इस स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब अवेलेबल है कि नहीं भाई, खाली है क्या। जैसे कि फ़्लाइट्स में भी काफ़ी टिकट्स बुक हो गए, तो अगर बुक नहीं है तो अवेलेबिलिटी ज़ीरो दिखाएगा। ज़ीरो मतलब नहीं है, वन मतलब है, वन है उसमें। और अगर एक चीज़ आरबीडी के वक्त आप ध्यान देंगे, जब आप खोलोगे तब, अब जब हम खोलेंगे तब आपको दिखेगा कि आरबीडी में ना, जैसे वाई पकड़ लेते हैं यंकी क्लास, यंकी का आरबीडी, और उसमें वन सीट, वन दिखाएगा यंकी के बाद वन। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही सीट अवेलेबल है। हो सकता है उसमें पैसेंजर दो हो, तो अगर उसमें एक सीट अवेलेबल भी है तो भी आप दो पैसेंजर तो नहीं दे पाओगे, एक को फिर आपको अलग आरबीडी देना पड़ेगा। तो उस चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे। तो अवेलेबिलिटी बेसिकली कि अवेलेबल है कि नहीं, अगर ज़ीरो है तो नहीं है। वन में कॉम्बिनेशन, सिंगल जर्नी टिकट दैट इंक्लूड्स वन और मोर कनेक्टिंग फ्लाइट्स, जा रहा है एक ही साइड है बट एक से ज़्यादा कनेक्शन है। राउंड ट्रिप, आ रहा है जा रहा है रिटर्न, एक ये पीएनआर पे आ रहा भी है और रिटर्न भी है। वन वे अगेन सिंगल जर्नी टिकट। पर्च पीएनआर, पर्च पीएनआर आप समझ गए कि पैसेंजर नेम रिकॉर्ड है। पर्च पीएनआर क्या है, पर्च क्या होगा कि फ्लाइट या फिर ये जो टिकट जो है ये जिसका डिपार्चर डेट जा चुका है, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसेंजर ने ट्रैवल कर लिया, वो अलग चीज़ है, इसका डिपार्चर डेट जा चुका है। अब इसमें मतलब तो वही हुआ ना कि पैसेंजर ट्रैवल कर लिया है, नहीं। इसका पर्ज्ड पीएनआर में काफ़ी केसेस में ऐसा होता है कि पैसेंजर ट्रैवल नहीं किया है, नो शो हो गया था, मेडिकल वेवर हो गया था, या फिर वेवर कोड की ज़रूरत थी, या मान लीजिए क्योंकि फ्लड विड आ गया था तो गया ही नहीं। बट उसका डिपार्चर डेट तो चले गया, और डिपार्चर डेट चले जाएगा तो वो सेगमेंट फ्लोन दिखाएगा एज अ जीडीएस में। जीडीएस को नहीं मालूम है भाई बैकग्राउंड में तुम क्या हुआ है, वो उसके लिए तो भाई वो पीएनआर का डेट चले गया, तो अब वो पीएनआर पज्ड है, तो उसे खोलने के लिए एक स्पेशल एंट्री RPP/RLC, बट हम उसमें आगे डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये है कि उसका डिपार्चर डेट जा चुका है। EMD क्या होता है, EMD इज़ अ वर्चुअल डॉक्यूमेंट फॉर SSRs लाइक सीट्स बैगेज। अगर जब हम पेमेंट करते हैं, मान लीजिए पैसेंजर ने एक्स्ट्रा बैगेज आपसे परचेस किया 5 किलो, अब 5 किलो पे किया है ना, तो उसको स्टोर करने का एक डॉक्यूमेंट होता है, जो पहला तो उसका TQM, मतलब जैसे आप टिकट इशू करेंगे तो TST में आता है, उसी तरीके से सिमिलर और TST, और वो TST ई टिकट बनाती है। तो आपका जो टिकट है वो सेव होता है ई टिकट में, लेकिन जो आपके जो बैगेज है, एंसिलरीज है जैसे कि सीटिंग वगैरह, ये सब जो आप परचेस करते हो, ये स्टोर होता है EMD में। और उससे पहले TSM में उसका एक बेसिक कैलकुलेशन आता है, फिर TSM से जाके स्टोर होता है EMD में। EMD मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मिसलेनियस डॉक्यूमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ट्रैवल वोकेबलरी सभी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेटस कोड सीखेंगे। उसके बाद से हम स्टार्ट कर देंगे MADS बेसिक कमांड्स। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड जो डॉक्यूमेंट है जो मैंने इस वीडियो में है वो डाउनलोड आप कर सकते हैं मेरे वेबसाइट के थ्रू, और आप चाहे तो आप अपना खुद का एक्सेल शीट बना के उसमें कॉपी करके एडिट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड दैट्स इट फॉर दिस।